अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज। आज गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन का दूसरा लेक्चर है। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लास्ट वीडियो में हमने एयर पैसेजवेज के कंपोनेंट को स्टडी किया था। आपको याद होगा कि इन कंपोनेंट्स में लास्ट कंपोनेंट था एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्लस्टर्स यानी गुच्छों की फॉर्म में होते हैं। ये क्लस्टर्स मिलकर लंग प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी प्रोटेक्ट हुई होती है रिब्स या रिब मसल से। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स के मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। रिब्स इन्हीं इंटरकोस्टल मसल से आपस में कनेक्ट हुई होती हैं। लंग्स और इंटरकोस्टल मसल्स के नीचे एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। लंग के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो पता चलता है कि ये स्पंजी या इलास्टिक ऑर्गन है। बायां लंग थोड़ा सा छोटा होता है और उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। दायां लंग साइज में थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन और उसमें 3 लोब्स होती हैं। लंग्स को ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं और ये ब्लड वेसल्स ब्रांचेस होती हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की। लंग्स कवर्ड होते हैं 2 मेम्ब्रेन से, दैट इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड यानी लिक्विड पाया जाता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और उस वक्त जब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहे होते हैं तो ये फ्लूइड उनको हेल्प आउट करता है। नाउ कम टुवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन का मतलब है सांस अंदर लेके जाना या सांस लेना। ह्यूमन में एयर जो बाहर से लंग्स में एंटर होती है इसे इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन क्या है कि जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड या इम्प्योर गैसेस एक्सपेल आउट होती हैं, यानी सांस बाहर निकाला जाता है तो उसे एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन कहा जाता है। जब हवा लंग्स में दाखिल होती है तो ये रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स ऊपर की तरफ मूव होती हैं। इस वक्त एक डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ सिकुड़ जाता है। इस मूवमेंट की वजह से चेस्ट कैविटी में स्पेस बनती है और लंग्स पर प्रेशर कम हो जाता है। इसी नतीजे में लंग्स एक्सपेंड होते हैं और एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है। इस वक्त हवा तेजी के साथ एंटर होती है ताकि एयर प्रेशर को इक्वल कर सके। इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन या इनहेलिंग कहा जाता है। एक्सहेलिंग में क्या होता है कि जब एक्सपायरेशन के दौरान या एक्सहेलिंग के दौरान रिब मसल्स रिलैक्स होते हैं, वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और जो डोम शेप एरिया क्रिएट होता है वापस उसी जगह पर वापस आ जाता है। इसी वजह से चेस्ट कैविटी में जो स्पेस बनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है और लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हवा एक्सपेल आउट हो जाती है। ब्रीथिंग रेट। नॉर्मल कंडीशन में एक ह्यूमन 16 to 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है, लेकिन एक्सरसाइज या किसी और एक्टिविटी की वजह से ये रेट 30 to 40% पर मिनट तक बढ़ सकता है। ब्रीदिंग रेट को रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है, यानी उसका अंदाज़ा लगा देता है, उसे जांच लेता है और फिर उसी हिसाब से ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है।
इसको हम एक मिसाल से इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त बॉडी के मसल्स कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं और उस दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। CO2 की रिलीज ज़्यादा होने की वजह से ब्लड में उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। इस वक्त रेस्पिरेटरी सेंटर इस अमाउंट को डिटेक्ट करता है और एक मैसेज कन्वे करता है रिब मसल्स और डायफ्राम को कि वो ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दें ताकि ब्लड में मौजूद एक्सेस या ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से तेज़ी से निकाल दिया जाए। इस दौरान में ब्रीदिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट बढ़ सकता है। आपकी नाउ कम टूवर्ड्स होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट क्या है? आपने प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को बुक से पढ़ना है और उसे अपने वर्ड्स में राइट करना है। और सेकंड असाइनमेंट क्या है कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट टर्म्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। नाउ एक्टिविटी टाइम। ओके, next topic is respiratory disorders, which is also a very important topic. Stay connected for upcoming lectures. That's all for today. Please like and subscribe our channel and click the bell icon so that you can get my new videos. If you find this video informative, then do share with other students and friends as well. Thanks for watching. Allah Hafiz.